हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन जाते हैं। आइए एक एक क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हुए और पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1871, 1873, ऑप्शन सी है 1876 और 1789। ध्यान दीजिए, आपको जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आराम से आप सॉल्व करिएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिकों के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट आपसे पूछा गया 1871। और एक चीज समझिए, दो ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसमें एलिमिनेशन के मेथड आप लगा सकते हैं। देखिए यहां पर दिया गया 1789, 1789 में जो हुआ था 1789 में, तो यहां पर तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। मतलब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति में थोड़ी ना इटली का एकीकरण हुआ था। पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ था। जो इटली 7 छोटे छोटे प्रांतों के रूप में बैठा हुआ था, बाद में उसे क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन ए होंगे विल बी राइट आंसर 1871। फर्स्ट ऑप्शन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय शासन कौन था? मतलब फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था? ये आप क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपरों में पूछे जाते हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लुई 14 पूछा गया, लुई 16 और लुई 17 और लुई 18। ध्यान दीजिए, 1789 में या इसके पहले लुई 16वां था। लुई 16वां, ये आप कॉन्सेप्ट समझना। पहले तो 1789 में लुई 16वां क्या था? इस फ्रांस का शासक था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। कैसे होंगे? ध्यान दीजिए, इनके बाद देखिए 1789 में यूरोप फ्रांस में क्रांति होती है और क्रांति होने के बाद जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये क्या करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर एक गठ बनाकर ये क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। और क्रांति करने के बाद ये एक संविधान लागू करते हैं। इसके बाद 1789 में संविधान लागू करते हैं और संविधान ये लगभग 10 वर्षों तक चलाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं 1799 तक संविधान के अनुसार फ्रांस चलता है। और फिर उसके बाद ये फ्रांस, ये जो संविधान था, संविधान के माध्यम से नहीं चल पाता। तो ये जो फ्रांस के लोग थे ये क्या करते थे भाई, एक शासक के तौर पे चुन रहे थे और चुनने वाले थे। तो यहाँ पर एंट्री आती है नेपोलियन की। जो नेपोलियन है, नेपोलियन 1804 ईस्वी में क्या बनता है भाई, इस फ्रांस का शासक बनता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अर्थात ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि लुई 16 के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? तो आप ऑप्शन में रहेगा, क्या रहेगा? नेपोलियन। नेपोलियन के ऊपर आप टिक मार दीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की? ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया है कृषक, और सेकंड ऑप्शन है कुलीन, और मध्यम है, फिर उसके बाद दिया गया है मजदूर। ध्यान दीजिए, जो कुलीन वर्ग के थे तो ये तो राजा के ही पक्ष में रहते थे। अर्थात इन्हें क्या कह सकते हैं, जमींदार भी कह सकते हो। ये तो लोगों के ऊपर टैक्सें लगाती थी, अर्थात करें लगाती थी। तो ये कभी नहीं हो सकते हैं। और आप लोग देखे थे कि 1789 से पहले, 1789 से अर्थात फ्रांस की क्रांति से पहले केवल 3 ही वर्ग हुआ करते थे, एक पोप, एक कुलीन वर्ग और एक है कृषक, मजदूर, महिलाएं, सैनिक जिसमें आते थे। ध्यान दीजिए, वहां पर मध्यम वर्ग का उद्भव नहीं हुआ था। लेकिन मध्यम वर्ग का उद्भव होने के बाद, जब मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ तो ये मध्यम वर्ग पढ़े लिखे थे, ये क्या किए, यही जो किसान थे अर्थात कृषक थे, मजदूर थे, सैनिक थे, जो व्यापार करके आगे बढ़े और एक नए वर्ग का उद्भव हुआ जिसे आप क्या कहते हो, मध्यम वर्ग कहते हो। और मध्यम वर्ग की विचारधाराएं अलग थी। कहे थे कि भाई राष्ट्र पहले है, राजा बाद में है।
अगर राष्ट्र पहले रहेगा तो हमें राष्ट्रवादी बनना चाहिए। आप लोग राष्ट्रवादी हो अर्थात देश से प्रेम करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन किया था भाई? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अर्थात मध्यम वर्ग। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? अगर ऑप्शन में पूछे जाते हैं तो ऑप्शन मध्यम वर्ग आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किससे था? अभी आपको बताया गया नेपोलियन का संबंध भाई फ्रांस से था। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बनता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेपोलियन कब राजा बनता है? तो आप बताइएगा 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बनता है। ये बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेके आता है। क्रांतिकारी बदलाव समानता का अधिकार लेके आता है। जो धर्म के अनुयायी थे कुलीन वर्ग को भी समाप्त कर देता है, अर्थात समान रहेंगे सब। संपत्ति के आधार पर सामंती व्यवस्था को भी बंद कर दिया था। सामंती व्यवस्था का मतलब आप लोग समझते होंगे कि भाई जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था एक एक पॉइंटों के माध्यम से। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि जो जमींदार थे ये किसानों से करे लगाते थे, अर्थात काम करवाते थे और ज्यादा टैक्स लगाकर उनके सामानों को ले लिया करते थे। नेक्स्ट समझिएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? नेपोलियन का संबंध किससे था? नेपोलियन का संबंध फर्स्ट ऑप्शन दिया गया जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होंगे? विल बी राइट आंसर होंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमेशा सबसे पहले 1789 में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस कहां पर है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। भारत में बाद में हुआ, जर्मनी, इटली, कनाडा उसके बाद हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसमें ऑप्शन क्या होंगे? ए विल बी राइट आंसर। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया? ध्यान दीजिए, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया? यहाँ पर ऑप्शन पूछे गए राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र और अधिकार विभाजन। यहाँ पर क्या होंगे? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होंगे, अधिकार विभाजन। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप रखिएगा भैया ऑप्शन डी, अधिकार विभाजन। नेक्स्ट है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप एकदम बेहतरीन क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? देखिए 1848 ईस्वी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 1848 ईस्वी कभी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा गया होता मैटरनिक युग कब समाप्त हुआ तो आप रखते 1848 ईस्वी में, और 1856 नहीं होगा, 1860 नहीं होगा, 1862 विल बी राइट आंसर। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बनता है? 1862 ईस्वी में। अर्थात नेक्स्ट इसी माध्यम में आप समझ जाइए कि भाई 1848 ईस्वी में ही फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा होती है, फ्रांस की स्वतंत्रता की गणतंत्र की घोषणा होती है। अर्थात जो मैटरनिक युग है ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, जर्मनी का, हाँ नेक्स्ट है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था तो आप समझिएगा फर्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं गैरीबाल्डी। जो गैरीबाल्डी है, ये गैरीबाल्डी समझिएगा, ये इटली का क्या रहता है? एक नाविक रहता है, अर्थात आप कह सकते हैं सैनिक, जो क्या करता है स्पेन के छोटे छोटे इलाकों में जाता है और किसानों से क्या करता है भाई, किसानों को अपने पक्ष में मिलाता है। तो उनको क्या कर देता है, जो इटली के छोटे, इटली 7 प्रांतों के रूप में अलग अलग राजाएं राज करते थे, उनको भी एक दो क्षेत्रों में क्या किया था भाई, एकदम इन्हें मार भगाया था। ये तो नहीं है यंग इटली के सोसाइटी के संस्थापक। फिर उसके बाद आता है कावर, कावर भी नहीं है, मिजरी भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन बिस्मार्क दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए यंग इटली के, तो आप समझिएगा यंग इटली के संस्थापक है मिजनी। मिजनी विल बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष? अभी आपको बताया गया फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा यहाँ पर बताए थे बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, तो इसमें बताया गया था 1848 ईस्वी में। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर भी क्या होगा? 1848 होगा। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा
किस वर्ष हुई? तो ये क्या होंगे? 1848 ईस्वी में। ये आप ध्यान दीजिए। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ध्यान दीजिए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिए गए बिस्मार्क है, सेकंड ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम है, और थर्ड ऑप्शन है मिजनी है, और फोर्थ ऑप्शन है गैरीबाल्डी। ये आप ध्यान दीजिए। लौह और रक्त नीति किसने अपनाई? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो एक अगर पॉइंट के माध्यम से आप याद किए होंगे, मैं वहां पर बताया था लोहा उठाओ खून बहाओ। ये क्रांति लेके आए थे बिस्मार्क। जो बिस्मार्क थे ये क्या किए थे भाई? ये कहे थे कि लोहा उठाओ क्रांति लाओ खून बहाओ। लौह और रक्त की नीति अपनाई कौन थी? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, बिस्मार्क ने। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि 1800 मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि मैटरनिक युग कब समाप्त हुआ? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। मैटरनिक युग कब समाप्त हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए हम लोग आपको पढ़ाते हैं, आगे की आप कमेंट करते रहिए आराम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और एक एक पॉइंटों के माध्यम से आपको बताते हैं। एक एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नेपोलियन का पराजय कब हुआ था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है नेपोलियन का पराजय कब हुआ था। सबसे पहले समझिएगा, नेपोलियन फ्रांस का जब शासक बनता है तो 1804 ईस्वी में बनता है, और 1815 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। जिसके खिलाफ कौन कौन रहता है भाई? ये कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेपोलियन का पराजय कब हुआ था। अब ऑप्शन दिया गया 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। यहाँ पर क्या होंगे? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ध्यान दीजिए, यहां पर दिया गया इटली, जर्मनी, फ्रांस, बिस्मार्क। ऑटो वन का संबंध जर्मनी से। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहां पर दिए गए हैं किस संविधान द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? मतलब कि कौन से संविधान के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं डेनमार्क, गैस्टिन और प्राग, और दिए गए हैं फ्रैंकफर्ट। आपसे बताया गया था फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में। फ्रैंकफर्ट संसद में 831 सदस्यों को चुना गया था। इन्हें कहा गया था कि भाई ये फ्रांस की क्या करें? फ्रांस की अर्थात जर्मनी के, ये सॉरी यहाँ पर जर्मनी की क्या क्या कहा गया है भाई? संविधान को बनाए। कौन से संधि के अनुसार भाई? फ्रैंकफर्ट संधि के अनुसार। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जोसेफ मेस्नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। अच्छा, जोसेफ मेस्नी द्वारा स्थापित, अभी आपको बताया गया था मेस्नी के द्वारा यंग इटली का। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए हैं 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ये आपसे क्वेश्चन में बहुत ही बार पूछे जाते हैं, ये आईएमपी समझिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आईएमपी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? अब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, और ऑप्शन डी क्या होंगे? नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1889 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो आप बताइएगा असीमित राजतंत्र था। असीमित राजतंत्र मतलब इसमें राजाएं क्या करते थे? राज करते थे फ्रांस के ऊपर, छोटे छोटे प्रांतों के रूप में अलग अलग राजाएं थे। आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्रांस में 1789 ईस्वी से पहले लुई 16 इस राष्ट्र का क्या था? राजा था। यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे, असीमित राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा, 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। 1871 ईस्वी में आपको बताया गया था 1848 ईस्वी में बड़े स्तर पर भोज किया जाता है, और जो वहां के राजा थे लुई 18 को हटाने के लिए, तो यहाँ पर
इसके बाद राजा बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दी गई विलियम प्रथम, लुइस 16 और लुई 10। लुई 10 तो उस समय राजा था, लुइस 16 कब राजा था? 1889 ईस्वी से पहले। यहाँ पर क्या होंगे? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपरों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन, रूसो, लुई दिदरो। यहाँ पर नेपोलियन ना होकर आपके अंदर आता होगा ऑप्शन सर जी नेपोलियन, जबकि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? रूसो को माना जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पे अगर पहले जुड़े हैं, सबसे पहले जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय था। ये समझिए, बॉक्स जिस्ट का आशय हमेशा था कि भाई आम जनता के लिए ये बॉक्स जिस्ट बनाए गए थे। नेक्स्ट समझिएगा, नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना? अभी आपको बताया गया 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का शासक बनता है। देखिए ऑप्शन कैसे बजाया गया, 1803, 1804, 1806 और यहाँ पर 1807। इमेजिन करो, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1804, 1904, 1704, 1604। आप कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है, नेपोलियन फ्रांस का शासक 1804 ईस्वी में बनता है, जो बहुत ही बड़े क्रांतिकारी बदलाव को लेकर आता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से फेंक के बताइएगा, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ये आपके लिए क्या रहेंगे, क्लास वर्क रहेंगे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई। दिया गया है ऑप्शन में 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में और 1787 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फेंक के मारिए। आई होप, आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।